Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट एमसीक्यूज में हमने 390 एमसीक्यूज डिस्कस कर लिया था, तो इस डिस्कशन में हम 391 टू अनवर्ड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। 391 में एग्जामिनर कह रहा है एन इंक्रीज इन डैश वुड शिफ्ट इन लॉन्ग रन फिलिस कर्व टू राइट। कहता है कि अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा में से किसको इंक्रीज करने से जो ये फिलिप्स कर्व होगा ये राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। और फिलिप्स कर्व भी कौन से वाला, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। ठीक है, तो याद रखिएगा लॉन्ग रन फिलिप्स का नॉर्मली शिफ्ट नहीं होता, जिससे शिफ्ट होना होता है वो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व होता है। तो यहाँ पे लॉन्ग रन नहीं शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व होना चाहिए। ठीक है जी। तो अब देखते हैं कि किस वजह से जो है शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होती है। इसको हम जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं जरा। ठीक है जी। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्राफ आ गया। ठीक है जी, तो इस ग्राफ में हमारे पास एक्स एक्सिस पर अनएम्प्लॉयमेंट है और वाई एक्सिस पर जो है हमारे पास वो वेज इन्फ्लेशन है। वेज इन्फ्लेशन है वाई एक्सिस पर। ठीक है जी। और फिलिप्स कर्व जो हमारी बननी है वो हमारी फिलिप्स कर्व ये बननी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज अवर फिलिप्स कर्व, ये हमारे पास फिलिप्स कर्व 1 है। ठीक है जी। तो उसने कहा कि फिलिप्स कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो फिलिप्स कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब एक नई फिलिप्स कर्व बनेगी। ये एक नई फिलिप्स कर्व बन गई, इसका नाम फिलिप्स कर्व 2 कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ये जो फिलिप्स कर्व बनेगी ये राइटवर्ड शिफ्ट किस रीजन की वजह से होगी। ठीक है, तो उसकी रीजन याद रखिएगा, उसकी रीजन ये है लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हमने अनएम्प्लॉयमेंट कम किया लेकिन ये वो पॉइंट आ गया जिससे कम पर अनएम्प्लॉयमेंट हरगिज नहीं हो सकती। तो ये जो पॉइंट होगा दिस इज कॉल्ड लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, जिसको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल हुआ कुछ ये कि हम अनएम्प्लॉयमेंट करते रहे कम, तो जैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट कम करते रहे तो हमें पता है इन्फ्लेशन ज्यादा होती रही है। तो जैसे हम इस पॉइंट पर पहुंचे, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर 15% अनएम्प्लॉयमेंट रह गई थी, तो हमने कहा यार 15% अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर है और इस वक्त जो इन्फ्लेशन है फॉर एग्जांपल मान लें कि 5% है। तो हमने कहा यार अनएम्प्लॉयमेंट 15 है, इन्फ्लेशन तो 5%, तो सही इन्फ्लेशन अच्छी इन्फ्लेशन होती है। तो ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं 15 से और अनएम्प्लॉयमेंट कम करते हैं, 15 से 10% पर अनएम्प्लॉयमेंट लेकर आते हैं। तो जैसे मैंने 15 से 10% अनएम्प्लॉयमेंट लेकर आया तो अनएम्प्लॉयमेंट तो कम होगी शॉर्ट टर्म में, लेकिन उससे हुआ क्या कि इन्फ्लेशन ज्यादा आ गई। तो मान लें कि 5% से मान लें कि 8% इन्फ्लेशन आ गई। तो जब ये 8% इन्फ्लेशन आएगी तो इस इन्फ्लेशन के ज्यादा होने से तो लेबर डिमांड करेगी कि हमारी वेजेस इंक्रीज करते हैं। तो अगर मिनिमम वेज इंक्रीज होगी या वेजेस इंक्रीज होगी तो जो फर्म होगा उसके लिए लेबर को मैनेज करना मुश्किल होगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही होगी वेजेस के ज्यादा होने की वजह से। वो क्या करेगा, वेजेस ज्यादा बेयर नहीं कर पाएगा और कुछ एम्प्लॉयज को क्या कर देगा, रिडेंडेंट कर देगा, फ्री कर देगा, यानी कि निकाल देगा। तो अब इस बात इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, दोबारा से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। तो दोबारा से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। तो देखिए हम 15% से हमने 10% का अनएम्प्लॉयमेंट कम किया तो दोबारा 15 पर आ गए। तो ये दोबारा जो 15 पर आए तो इसका मतलब यहाँ पे एक नई फिलिप्स कर्व बनी, जो कि मैंने पहले ऑलरेडी रेड वाली ये बना ली थी। इसका मतलब ये जो शिफ्ट आया रेड वाली पीपीसी से, सॉरी ग्रीन वाली पीपीसी से, जो हम रेड वाली पीपीसी कर्व पर गए, और पीपीसी कह रहा हूँ फिलिप्स कर्व पर गए, तो ये किस वजह से गए। तो याद रखिएगा ये जो मैं राइटवर्ड गया तो ये मिनिमम वेज की वजह से नहीं गया। तो याद रखिएगा जो मिनिमम वेज इन्फ्लेशन है, वेज इन्फ्लेशन की वजह से ग्रीन लाइन के ऊपर मूवमेंट होगी। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड का फिलिप्स कर्व के कोई ताल्लुक नहीं है।
ठीक है, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है, ये भी एग्रीगेट डिमांड को चेंज करेगा, इसका फिल यूज कर से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है, यानी कि जब हम 5% से 8% पर जा रहे होंगे तो एक्सपेक्टेशन ये होगी कि आने वाले फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड एक इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो उस वजह से कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से जो बिजनेस होता है वो प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि लेबर को फ्री करना शुरू कर देता है, लेबर को निकालना शुरू कर देता है कि नियर फ्यूचर जो हमें वेजेस इंक्रीज करनी पड़ जानी है। ठीक है जी, तो आज ही हम कॉस्ट को मैनेज करें। तो ये जो राइटवर्ड शिफ्ट आया पीपीसी करना, तो याद रखिएगा ये एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन की वजह से आया। ठीक है जी, तो ये कोई इन शॉर्ट ब्रीफ से डिस्कशन थी, वरना इसका जो है तो आपको पूरा लॉन्ग रन फिल करके टॉपिक देखना पड़ेगा, फिर इजीली इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, फिर भी मैंने कोशिश की शॉर्ट टाइम में कुछ समझा सकूं मैं। 392 देखते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लीड टू इन्फ्लेशन, इस वजह इनमें से किस वजह से इन्फ्लेशन होगी। तो इन्फ्लेशन इस वजह से देख लेते हैं हम। ठीक है नी, अच्छा जी, नंबर 1, डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मतलब यह है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंस ज्यादा है। ठीक है जी, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंस है वो ज्यादा है गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू से। ठीक है जी, अच्छा, तो विच आर द फॉलोइंग वुड लीड टू इन्फ्लेशन, इस वजह से इन्फ्लेशन आएगी। डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से डेफिसिट फाइनेंस हो गया। बल्कि इसको इस तरह से देखिएगा, इसको रहने दे से, इसको इस तरह देखिएगा कि डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट के पास खर्चा करने के लिए डेफिसिट फाइनेंस, यानी कि गवर्नमेंट के पास जो इनकम है वो कम है। तो ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट के पास इनकम कम है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं होगा, तो इस वजह से तो इन्फ्लेशन आने वाली नहीं है। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट ज्यादा करने से, जितना इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा उतना ही लोन लेना मुश्किल होगा, लोग लोन कम लेंगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और मनी सप्लाई कम होने से एग्रीगेट डिमांड कम होगा, और अगर एग्रीगेट डिमांड कम है तो इन्फ्लेशन कम होगी, तो इससे भी इन्फ्लेशन नहीं आ रही, तो ये भी गेम से आउट हो गया। इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्स, अगर डायरेक्ट टैक्स ज्यादा होगा तो इनकम कम रह जाएगी, अगर इनकम कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी, और अगर एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो इससे भी जो इन्फ्लेशन है वो कम होगी, इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं हो रही। तो किस वजह से इन्फ्लेशन आ गई, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हाँ ये रीजन थी, क्योंकि जी ज्यादा, अब जी एडी का कंपोनेंट है, एडी ज्यादा, और अगर एडी ज्यादा हो जाए तो हमें पता है उससे इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज्यादा होती है, एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होती है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी सरप्लस में जाता है। तो दैट्स व्हाई द राइट आंसर इज, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगी वो एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं 393, द सम ऑफ फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है याद रख लेगा, ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आता है, तो यही एमसीक्यू यहाँ पे रिपीट हुआ है। सम ऑफ फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये हमारे पास नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। 94, पब्लिक गुड्स आर, दो चीजें सिलेक्ट करनी है, कहता है बताएं पब्लिक गुड में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। याद रखिएगा पब्लिक गुड वो गुड्स होते हैं जो पूरी कंट्री के लोगों के लिए होती है, ठीक है, जिसमें कोई राइवलरी नहीं होती और जिसमें कोई एक्सक्लूडिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट पार्क्स होंगे, स्ट्रीट लाइट्स होंगी, वहां से सारे के सारे लोग फायदा उठा सकते हैं, तो कोई भी एक बंदा फायदा उठा रहा है गवर्नमेंट सर्विसेज से तो दूसरा उसे महरूम नहीं है, तो राइवलरी नहीं है और एक्सक्लूडिबिलिटी भी नहीं है। इसका मतलब है कि जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो ज्यादा बेनिफिट उठाए, कम पैसों वाला कम बेनिफिट उठाए, ऐसा भी नहीं है। जैसे गवर्नमेंट पार्क है, सारे के सारे जो है फॉर एग्जाम्पल अगर 20 रुपीज टिकट है तो सारे के सारे 20 रुपीज दे रहे हैं, और अगर टिकट नहीं है तो फ्री ऑफ एंट्री आ रहे हैं। ठीक है, तो राइवलरी भी नहीं होती यहाँ पे, एक्सक्लूडिबिलिटी भी नहीं होती, तो बीटा एंड डेल्टा इज माई राइट ऑप्शन। अच्छा जी, 395 देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली, इनमें से कौन सी ओलिगोपोली की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो याद रखिएगा ओलिगोपोली की कैरेक्टरिस्टिक्स में फ्यू सेलर्स, क्योंकि मुझे ओलिगोपोली की नॉट वाली कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है, तो फ्यू सेलर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली, ओलिगोपोली की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये मेरा गलत हो गया क्योंकि मैंने देखना है कौन सी ओलिगोपोली की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो नॉट वाला थोड़ा सा रिवर्स चलता है, तो उसको जरा ध्यान में रखना है। उसके बाद हमने देखा प्राइस टेकर, तो ओलिगोपोली प्राइस टेकर, हमने कहा नहीं नहीं ओलिगोपोली प्राइस टेकर नहीं होता, तो दिस इज माय राइट ऑप्शन, क्योंकि ओलिगोपोली प्राइस मेकर होता है। अच्छा, क्योंकि ये सही मिल गया, बाकी पढ़ने की जरूरत मुझे नहीं है। 96 देखते हैं जनाब। नेचुरल मोनोपोली मीन, नेचुरल मोनोपोली का मतलब क्या है? तो याद रखिएगा नेचुरल मोनोपोली का मतलब ये होता है जो कुदरती तौर पर इतना स्ट्रक्चर, बिजनेस का स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स हो, ये लार्ज हो, उसकी जो है पब्लिक यूटिलिटीज में बाय डिफॉल्ट उसकी एक मोनोपोली चल रही है, और वो मोनोपोली किस रीजन की वजह से चल रही है? एक तो गवर्नमेंट है, दूसरा उसका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है और जो एरिया ऑफ बिजनेस है वो लार्ज है, ठीक है। तो जैसे कि पाकिस्तान रेलवे हो गया, वापडा हो गया, तो इन्होंने पूरे के पूरे मुल्क को कैप्चर किया हुआ, तो इनकी नेचुरल मोनोपोली है। तो 96 में नेचुरल मोनोपोली स्मॉल स्केल बिजनेस हरगिज नहीं, ये लार्ज स्केल की बात होती है। डिस इकोनॉमी नहीं, क्योंकि लार्ज स्केल है तो इकोनॉमी स्केल पर होगा। कहता है नेचुरल मोनोपोली मीन प्रोडक्शन एट लोवेस्ट एवरेज कॉस्ट दैट अदर फर्म कांट मैच, तो बिल्कुल जो नेचुरल मोनोपोली होता है ये लोवेस्ट एवरेज कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन कर सकता है, जो कि बाकी फर्म मैच नहीं कर सकते, इस वजह से इस कॉस्ट के ऊपर कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो दैट्स वाई इसमें इनकी नेचुरल मोनोपोली होती है। प्रोड्यूस होमोजीनियस गुड्स, एक जैसी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो हम तो नेचुरल मोनोपोली में स्मॉल स्केल प्रोडक्शन भी नहीं आएगी, क्योंकि नेचुरल मोनोपोली हमेशा बिग स्केल के ऊपर प्रोडक्शन कर रहा होता है, और क्योंकि उसका बिजनेस स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स होता है, लार्ज होता है। डिस इकोनॉमी स्केल पर नहीं होगा, वो इकोनॉमी ऑफ स्केल पर होगा, ठीक है। प्रोडक्शन एट लोवेस्ट एवरेज कॉस्ट दैट अदर फर्म कांट मैच, इसका मतलब वो नेचुरल मोनोपोली वाला, क्योंकि वो ओवरऑल प्रोडक्शन प्रोसेस को संभाल रहा होगा और वो लार्ज स्केल के प्रोडक्शन कर रहा होगा, तो ऑब्वियस बात है उसकी एवरेज कॉस्ट अब इतनी कम आ रही होगी क्योंकि दूसरी फर्म उसके करीब करीब भी ना हो, ठीक है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। अब प्रोड्यूस होमोजीनियस गुड, तो नेचुरल मोनोपोली एक जैसी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, असल में होता ही सिंगल सेलर है, तो नॉर्मली होमोजीनियस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं होता, ये नॉर्मली यूनिक प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो राइट ऑप्शन इज चार्ली। और 397 देखते हैं। विच सिस्टम अलाउ प्रिंटिंग अप टू सर्टेन लिमिट विदाउट बीइंग बैक्ड बाय रिजर्व और प्रीशियस मेटल। विच सिस्टम अलाउ प्रिंटिंग, बताओ प्रिंट करना क्या है? तो क्वेश्चन में आएगा प्रिंटिंग मनी, ठीक है। कहता है कौन सा सिस्टम ऐसा है जो पैसों को प्रिंट करने की इजाजत देता है एक सर्टेन लिमिट पर विदाउट बैक्ड बाय एनी रिजर्व, तो हमें रिजर्व रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो फिलहाल 397 के तीनों चारों सारे। अच्छा, बाउंड वैल्यू, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, बहुत असल यहाँ पे बाउंड वैल्यू नहीं लिखनी चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए मैं करेक्शन कर दूंगा इसमें, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, और एक होता है फिक्स फिड्यूशरी सिस्टम। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा फिक्स फिड्यूशरी रिजर्व सिस्टम। एक फिक्स पैसों को प्रिंट करने के दो रिजर्व सिस्टम होते हैं, एक को फिक्स फिड्यूशरी रिजर्व सिस्टम कहते हैं, एक को प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम कहते हैं। ऐसा सिस्टम जिसमें हम जो है सर्टेन लिमिट तक करेंसी को प्रिंट कर सकते हैं विदाउट बीइंग बैक, वो जो हमारा सिस्टम होता है वो ये फिक्स फिड्यूशरी सिस्टम ही होता है। तो फिक्स फिड्यूशरी सिस्टम में हम जो है वो करेंसी को प्रिंट कर सकते हैं एक सर्टेन लिमिट तक विदाउट बैक्ड बाय एनी रिजर्व गोल्ड वगैरह, ठीक है। और प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है कि जब भी हमने नई करेंसी प्रिंट करनी होती है, तो प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम कहता है कि आप अपने पास कम से कम 30% से 40% जो है वो आप अपने पास रिजर्व रखेंगे,
उसके बाद आप न्यू करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, द राइट ऑप्शन इज फिक्स फिड्यूशरी सिस्टम। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास 98 398 में कह रहा है एवरेज प्राइस लेवल सस्टेन्ड डिक्रीज। कहता है कि जो एवरेज प्राइस लेवल है वो मुसलसल डिक्रीज कर रही है, परसिस्टेंट डिक्रीज कर रही है। तो प्राइसेस का डिक्रीज करना हमें पता है डीफ्लेशन होता है। 399 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेंडर ऑफ लॉस रिजॉर्ट। आपको पता है सेंट्रल बैंक की एक फंक्शन है कि वो लेंडर ऑफ लॉस रिजॉर्ट होता है। लेंडर ऑफ लॉस रिजॉर्ट का मतलब ये होता है अगर कोई कमर्शियल बैंक किसी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो सेंट्रल बैंक होता है, तो हमारे मुल्क में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, वो क्या करता है उस वीक बैंक की क्या करेगा, फाइनेंशियली हेल्प करेगा और उसको स्टेबल करने की कोशिश करेगा। अगर वो वीक बैंक फाइनेंशियल हेल्प के बावजूद भी अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो रहा तो सेंट्रल बैंक क्या करता है उस वीक बैंक को किसी स्ट्रॉन्ग बैंक के साथ मर्ज कर देता है ताकि उसकी जिंदगी बच जाए। तो इसको कहते हैं लेंडर ऑफ लॉस रिजॉर्ट, डूबते को तिनके का सहारा। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक मदद को पहुंच जाता है। तो हमारे मुल्क में जो सेंट्रल बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। सो द राइट ऑप्शन इज अल्फा। चलिए लास्ट एमसीक्यू ऑफ द डे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी इंक्रीज। कहता है कि अगर हम पैसों को होल्ड करेंगे तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी इंक्रीज व्हेन, कहता है कब पैसों को जब होल्ड करेंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसकी बढ़ती जाएगी। परचेजिंग पावर ऑफ मनी इंक्रीज, पैसे को जितना होल्ड करेंगे तो परचेजिंग पावर इंक्रीज नहीं होती बल्कि वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होती है। तो ये तो गलत हो गया। प्राइस ऑफ गुड फॉल, आप पैसों को होल्ड करना और प्राइसेस का कम होना कोई ताल्लुक नहीं है इनमें। कंज्यूमर इनकम इंक्रीज, पैसे को होल्ड करने का कंज्यूमर इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है। कंज्यूमर इनकम का इंक्रीज करना इसके अंदर कंज्यूमर को मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। उसकी रीज़न ये है जब लोग अपने पैसों को होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, व्हेन पीपल होल्डिंग देयर मनी, और ये जो है आप लोगों ने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में पढ़ा हुआ, ठीक है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में पढ़ा था कि जब लोग अपने पास कैश होल्ड कर लेंगे तो इसका मतलब डिमांड फॉर मनी ज़्यादा हो जाएगी। तो डिमांड फॉर मनी के ज़्यादा होने की वजह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज कर जाया करता है। क्योंकि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक कहते हैं कि लोग तो पैसा इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे बैंक्स में, तो वो क्या करते हैं लोगों को लालच करते हैं। तो डिमांड फॉर मनी का मतलब होता है पीपल, दिस वाले लोग, पीपल होल्डिंग कैश, लोग अपने पास कैश होल्ड करके बैठे होते हैं। तो दैट्स वाई सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता है। लोगों पैसा हमारे पास रखवा दो तो तुम्हें उसके ऊपर अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, फिक्स रिटर्न मिलेगा। तो इस लालच के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है होल्डिंग मनी को इंक्रीज करने की। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला यहाँ से ऑनवर्ड डिस्कशन करेंगे। खैर की, अल्लाह हाफ़िज़।